गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज नेम का थाना में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानव की हार्ट की आंतरिक संरचना और एबियो तंत्र यानी रुधिर समूह की वंशागति और रुधिर समूह का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह को 4 वर्गों में बांटा। रुधिर समूह का वर्गीकरण रक्ताणु की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन या प्रतिजन के आधार पर किया जाता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होते हैं, रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनके आधार पर रुधिर समूह को हमने 4 भागों में बांटा था एबियो तंत्रिक सिस्टम के अनुसार, एबियो तंत्र के अनुसार, जिसमें हमने पढ़ा था कि एबी जो रुधिर समूह है उसको हमें सावित्रिक ग्राही, क्या बोलते हैं इसको, सावित्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं इसको। यानी सबका रुधिर ले सकता है, इसका भी रुधिर समूह ले सकता है, इसका भी बी का भी रुधिर ले सकता है, इसका भी रुधिर ले सकता है और इसका भी रुधिर ले सकता है। तो इसलिए इसको हम सावित्रिक ग्राही कहते हैं। दूसरा जो था हमारे सामने सावित्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, ये जो आपके सामने और रुधिर समूह है, और रुधिर समूह को हम सावित्रिक दाता कहते हैं, जो सभी रुधिर समूह को रुधिर दे सकता है। इसको भी रुधिर दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी रुधिर समूह दे सकता है, और को भी रुधिर दे सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सावित्रिक दाता। इसके बाद में हार्ट की जो धड़कन होती है उनको नापने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसको रक्तचाप मापी, इस पे मैनोमीटर या रक्तचाप मापी कहते हैं, जिसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। तो देखिए रक्तचाप या रक्तदाब मापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे हम रक्तचाप मापी या स्पेगनोमैनोमीटर कहते हैं। तो देखिए आपने एबियो तंत्र पढ़ा, आज हम जो पढ़ेंगे RH कारक, क्या पढ़ेंगे, RH फैक्टर या RH कारक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे RH कारक। पहले कौन सा था, एबियो तंत्र था जो हमने पढ़ लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो आपके सामने है RH कारक है, RH कारक, ठीक है, RH फैक्टर। तो देखिए RH कारक के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और इसके साथ में दूसरे वैज्ञानिक हैं वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने RH कारक की सर्वप्रथम खोज की। RH कारक को सबसे पहले एक वानर में देखा गया, उस वानर को हम बोलते हैं रेसस वानर, रेसस मंकी। जो बंदर है उसको हम बोलते हैं मकाका, क्या बोलते हैं, मकाका। तो ये पूरा नाम हो गया रेसस मकाका, रेसस मकाका। तो यहां पर है RH, पहला शब्द क्या है, RH। तो रेसस वानर के अंदर सबसे पहले RH कारक की खोज की गई, इसलिए RH के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, RH कारक। क्या बोलेंगे इसको हम, RH कारक
बोलेंगे। तो देखिए रुधिर समूह का वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रुधिर समूह की वंशावली किसने बताई थी? बर्नस्टीन ने बताई थी। बर्नस्टीन वैज्ञानिक ने बताई थी। और आरएच कार्य के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर और व्हीलर ने बेसिस वानर के अंदर खोज की इसकी। इसके बाद में जिन प्राणियों में आरएच कारक पाया जाता है, जिन प्राणियों में आरएच कारक पाया जाता है उन्हें हम आरएच धनात्मक या पॉजिटिव कहते हैं। जिन प्राणियों में आरएच कारक नहीं पाया जाता है, आरएच कारक नहीं पाया जाता है, उन प्राणियों को हम आरएच ऋणात्मक नेगेटिव कहते हैं। तो देखिए जिन प्राणियों में आरएच कारक पाया जाता है उन्हें हम आरएच धनात्मक कहते हैं। जिन प्राणियों में आरएच कारक नहीं पाया जाता है उन प्राणियों को हम आरएच ऋणात्मक कहते हैं। भारत में एक वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कि आरएच धनात्मक की संख्या लगभग कितनी होती है? 93% जो प्राणी हैं, लगभग है 97 हो सकते हैं, 93 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, लगभग 93% जो प्राणी हैं वो आरएच धनात्मक हैं। यानी आरएच धनात्मक की संख्या ज्यादा है 93%, और आरएच नेगेटिव हैं उनकी संख्या भारत में केवल मात्र 7% है। तो आरएच धनात्मक संख्या ज्यादा है और आरएच ऋणात्मक की संख्या केवल 7% होती है। इसके बाद में देखो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माता है, आरएच ऋणात्मक है। माता कैसी है? आरएच ऋणात्मक। और इसका जो बिया है आरएच धनात्मक पिता से कर दिया जाता है। माता आरएच जो प्रथम भ्रूण ग्रहण करती है, प्रथम भ्रूण वो होता है आरएच ऋणात्मक। आरएच ऋणात्मक माता है, उसका बिया मान से आरएच ऋणात्मक पिता से कर दिया जाए तो जो आरएच ऋणात्मक माता है वो प्रथम जो भ्रूण धारण करती है, जो गर्भ धारण करती है, वो जो भ्रूण होता है वो होता है आरएच ऋणात्मक। आरएच ऋणात्मक होता है। इसके बाद में यदि आरएच ऋणात्मक है तो प्रथम जो भ्रूण है ये बच्चा उत्पन्न होता है तो ये किसी रोग से पीड़ित नहीं होता है और सामान्य होता है। यानी आरएच ऋणात्मक माता प्रथम बार अगर मान लीजिए आरएच ऋणात्मक गर्भ धारण करती है तो ये जो बच्चा नवजात शिशु इन्फेंट चिल्ड्रन उत्पन्न होता है तो ये सामान्य होता है, किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता है। यदि आरएच ऋणात्मक माता दोबारा आरएच ऋणात्मक युक्त गर्भ धारण करती है तो आरएच ऋणात्मक के कारण आरएच ऋणात्मक माता में एंटी आरएच समूह उत्पन्न हो जाता है। ये एंटी आरएच ऋणात्मक समूह धीरे धीरे आरएच ऋणात्मक बच्चे के शरीर में ये रक्त प्रवेश करने लगता है। एंटी आरएच होता है तो इसका वंशागत आरएच ऋणात्मक दूसरे बच्चे में हो
एनीमिया, एनीमिया कंडीशन आ जाती है या एनीमिया रोग हो जाता है और बच्चे का जन्म से पूर्व हो जाता है। आपने पढ़ा है कि बच्चे नवजात शिशु का जन्म लगभग 9 माह के बाद में होता है। बच्चा 9 माह से पहले ही उत्पन्न हो जाता है, उसमें रक्त की कमी होती है, इसलिए उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे रोग को हम एक नाम देते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस रोग को हम क्या बोलेंगे? गर्भ रक्ताणु कोरकता। अंग्रेजी में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, फिटेलिस रोग बोलते हैं इसको। यानी इस रोग को हमने हिंदी में क्या बोला? गर्भ रक्ताणु कोरकता। अंग्रेजी में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर समय रहते हुए जन्म से पहले हमें मालूम हो जाए कि बच्चा इस रोग से पीड़ित है, तो उससे हम क्या करते हैं? 24 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन देते हैं, जिसे बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन देते हैं? इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। दोबारा मैं बता रहा हूं आपको। आरएच कार्ल एंड स्टिनर और विनर ने रिसिस मकाका नामक वानर में आरएच कारक की खोज की, इसलिए इसे हम आरएच कारक कहते हैं। जिन प्राणियों में आरएच कारक पाया जाता है उन प्राणियों को हम आरएच धनात्मक बोलते हैं। जिन प्राणियों में आरएच कारक या एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हें हम आरएच ऋणात्मक कहते हैं। भारत में एक अनुमान के अनुसार 93% लोग आरएच धनात्मक होते हैं और केवल 7% प्राणी जो होते हैं वो आरएच ऋणात्मक होते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि अगर उदाहरण के तौर पर एक माता है और वो आरएच ऋणात्मक है, उसका विवाह आरएच धनात्मक पिता से कर दिया जाता है, तो आरएच ऋणात्मक जो माता है जो प्रथम बच्चा धारण करती है तो वो आरएच ऋणात्मक होता है। तो प्रथम जो गर्भ धारण होता है उसमें बच्चा किसी रोग से पीड़ित नहीं होता है, सामान्य रोग से उत्पन्न हो जाता है। यदि बार बार आरएच ऋणात्मक माता, देखिए सो यहाँ पर मैंने बताया कि आरएच ऋणात्मक माता जो आपके सामने है आरएच धनात्मक पुत्र धारण करती है, तो प्रथम बच्चा तो सामान्य होता है, प्रथम बच्चा सामान्य होता है। हेलो हेलो तो इसमें मैंने आपको बताया था कहां तक पढ़ लिए थे हमने? यहां तक। तो आरएच धनात्मक माता यदि आरएच धनात्मक पुत्र धारण करती है तो पहला बच्चा सामान्य उत्पन्न होता है। यदि आरएच ऋणात्मक माता बार बार आरएच धनात्मक पुत्र धारण करती है तो आप इस माता में एंटी आरएच ऋणात्मक कारक आ जाता है, और जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके रक्त में एंटी आरएच ऋणात्मक स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है या बच्चे में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग को हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या बोलते हैं इसे? गर्भ रक्ताणु कोरकता।
या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। तो इस से जो बच्चा होता है उस बच्चे को भी हम यहाँ पर बोल देते हैं रीसस शिशु। क्या बोलते हैं उस बच्चे को हम? रीसस शिशु कहते हैं। और इस रोग को हम रेसिस शिशु रोग भी कहते हैं। इस बच्चे को बचाने के लिए हमें 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे बच्चे को बचाया जा सकता है। तो ये अपना था RH कारक। क्या था? RH कारक। इस पार्ट का लास्ट बिंदु है हार्ट से संबंधित रोग, यानी हार्ट से संबंधित कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जो रोग आता है वो आता है उच्च रक्तचाप। पहला रोग कौन सा है? उच्च रक्तचाप। पहला रोग कौन सा है आपके सामने? जिसको हम बोलते हैं अति तनाव। क्या बोलते हैं? अति तनाव या हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन। तो देखिएगा, एक पहला रोग जो आपके सामने है अति तनाव है। जो स्वस्थ मानव है, मनुष्य है, उसका रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। 120 जो है उसको हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रकुंचन दाब बोलते हैं। और जो 80 है उसको हम अनुशिथिलन दाब बोलते हैं। अनुशिथिलन दाब, प्रकुंचन दाब। तो देखिए आपके सामने स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 या mmHg होता है। अति तनाव या हाइपरटेंशन में क्या होता है कि रक्तचाप 120 से बढ़कर 140 हो जाता है और 80 से बढ़कर 90 अगर हो जाता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अति तनाव, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अति तनाव से किडनी या वर्कों पर, मस्तिष्क पर, हार्ट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आपने पढ़ा है कि हाइपरटेंशन स्थिति क्या होती है। दूसरा जो रोग है वो है केड। दूसरा रोग कौन सा आता है? केड रोग आता है, CAD, केड। दूसरा जो रोग है वो है केड, कोरोनरी आर्टरी रोग या डिजीज। तो आपके सामने देखिए यहां पर क्या होता है कि जब प्रकुंचन होता है, जब व्यक्ति में प्रकुंचन होता है तो हार्ट की जो कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी है वो संकुचित हो जाती है। और संकुचित होने के कारण कुछ अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इस रोग को हम कोरोनरी आर्टरी रोग या एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं इस रोग को। इस रोग को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनी काठिन्य भी इस रोग को कहा जाता है। धमनी काठिन्य भी इस रोग को कहा जाता है। तो ये दूसरा रोग था केड, जिसका पूरा नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके बाद जो तीसरा रोग है वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर। तो देखिए आपके सामने एक होता है हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक।
तो ये रोग आपके सामने हार्ट अटैक से भिन्न है। इसमें भी क्या होता है हार्ट फेलियर में कि हार्ट अटैक में तो जो धड़कन है, हार्ट में जो धड़कन है वो बिल्कुल रुक जाती है, जबकि हार्ट फेल में धड़कनें धीरे धीरे बंद होती हैं, चलती रहती हैं। तो देखिए यहां पर जब हार्ट किसी कारण से रुधिर का परिवहन नहीं कर पाते हैं तो हार्ट कार्य करना बंद कर देता है, तो उस क्रिया को या रोग को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। चौथा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहां पर है कि जब हार्ट की जो पेशियां होती हैं और किसी कारण से वहां पर अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो यहां पर हार्ट की पेशियों में सूजन उत्पन्न हो जाती है, उसे सूजन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। पांचवा जो रोग है वो है रूमेटिक रोग, रूमेटिक रोग। तो ये देखिए हार्ट के अंदर जितने भी रोग हैं उनमें से केवल जीवाणु जनित रोग कौन सा है, रूमेटिक रोग है। ये जीवाणु जो आपके सामने है ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस नामक जीवाणु है, जिसका बोर्ड नाम लिखा हुआ देखिए दोबारा, इसका नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जीवाणु के कारण जो रोग होता है उस रोग का नाम है रूमेटिक रोग। तो रूमेटिक रोग देखिए एक जीवाणु जनित रोग है, इसके द्वारा होता है आपके सामने स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस नामक जीवाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। इसके बाद में जो अपना अगला रोग है उस रोग का नाम है कपाटीय रोग। क्या नाम है, कपाटीय रोग, कपाटीय रोग। तो कपाटीय रोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि राइट आलिंद और राइट निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता था उसको हम त्रिवलन कपाट बोल रहे थे। इसी प्रकार से लेफ्ट एरिकल और वेंट्रिकल के अंदर जो कपाट पाया जाता है उसे हम मेट्रल कपाट या द्विवलन कपाट कहते हैं। कपाट कार्य करना बंद कर दें तो आपके सामने शुद्ध अशुद्ध रुधिर जो अलग अलग था वो एक जगह मिश्रित हो जाएगा, तो उस रोग को हम बोलते हैं कपाटीय रोग। क्या बोलेंगे उसको, कपाटीय रोग। इसके बाद में अगला जो रोग है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। तो देखिए हार्ट अटैक कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने हमें चिकनाई युक्त पदार्थ या तले हुए पदार्थ सेवन करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है, कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है, जिससे कोरोनरी धमनी सक्रिय हो जाती है और अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण रोगी का हार्ट या धड़कन बंद हो जाती है। इस रोग को हम हार्ट अटैक कहते हैं। आठवां जो रोग है हार्ट ब्लॉक। अगला रोग कौन सा है, हार्ट ब्लॉक। तो देखो हमारा जो रुधिर होता है वो कोरोनरी धमनी के संकीर्ण होने का या सक्रिय होने के कारण हमारे अंगों को नहीं मिल पाता है, तो कुछ समय के लिए हमारा हार्ट कार्य करना बंद कर देता है, तो उस रोग को हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको, हार्ट ब्लॉक। नौवां जो रोग है आपके सामने वो है हृदयशूल या अंजाइना। तो देखिए इसका भी मुख्य कारण क्या है कि जो कोरोनरी धमनी होती है वो किसी कारण से सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के कारण मैंने बता दिया
सीने में प्लस गर्दन में दर्द होने लग जाता है, तो इसी रोग को हम बोलते हैं एंजाइना या हार्ट सूल बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने हार्ट से संबंधित अनेक रोग हैं। पहला रोग अति तनाव है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब 120/80 होता है। अगर ये बढ़कर 120 से 140 हो जाए और ये 90 हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन स्थिति कहते हैं। दूसरा रोग कैड है, कोरोनरी आर्टरी रोग बोलते हैं। तीसरा रोग हार्ट फेलियर है। चौथा रोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। पांचवा रिमेटिक रोग है। ये रोग ऐसा है जो जीवाणु के द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ऐसे हमने सोशल में पढ़ा था न्यूमोनिया, जो आपके सामने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु के द्वारा होता था। इसी प्रकार से इसके बाद में छठा है कपाटीय रोग। आपने पढ़ा है कि दायां आलिंद और नीले के बीच में जो पट पाया जाता है उसे हम त्रिवलन कपाट बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो लेफ्ट आलिंद है और नीले है इनके बीच में मेटल कपाट पाया जाता है। इन कपाटों के अलग अलग होने से रुधिर अलग अलग रहता है। अगर ये कपाट आपस में मिल जाते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में मिल जाते हैं। इस रोग को कपाटीय रोग कहते हैं। हार्ट अटैक आपने पढ़ लिया है, हार्ट में हार्ट ब्लॉक, और उसके बाद में नौवा है एंजाइना या हृदय सूल। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 24 मानव का रुधिर परिसर तंत्र कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ना, साथ में नोट्स उतारना। अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र।